वेलकम टू योर चैनल एमपी आराम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य सरल अध्ययन माला से एमए इतिहास में 4th सेमेस्टर से आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम 1858 से लेकर 1975 तक की क्रांति को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम कुछ वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम पढ़ेंगे इसकी 5th यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम स्वतंत्र भारत, नवीन भारत का दृष्टिकोण, देशी राज्यों का विलय, सुनियोजित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ, भूमि प्रश्न एवं औद्योगिक नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीकी, विदेशी नीति, गुटनिरपेक्षता, नारी हिंदू कोड बिल और अन्य संप्रदाय हम इसके अंतर्गत कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपके लिए पीडीएफ चाहिए है एमए इतिहास के अंतर्गत जो 4th सेमेस्टर है, इसकी चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए है, तो जो स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा है उस पर आप 99 कितने का 99 का पेमेंट कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर 9826091601 पर इसकी स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हम आपके लिए पीडीएफ सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको पूरे जो वीडियो हैं या पूरे सब्जेक्ट हैं, जो इतने 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए है एक साथ, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके अपने एग्जाम की डेट बता दीजिए। हम आपके लिए सारी वीडियो की लिंक सेंड कर देंगे, क्योंकि आपने अभी महिला पर्यवेक्षक में यदि आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि हम आपके एग्जाम से पहले सारे वीडियो आपके लिए दे देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी 5th यूनिट। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। फिफ्थ यूनिट, पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के स्वरूप के बारे में भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा की गई परिकल्पनाओं का उल्लेख कीजिए। नवीन भारत की संकल्पना के विषय में भारतीय नेताओं द्वारा की गई परिकल्पनाओं पर प्रकाश डालिए। नवीन भारत की संकल्पना 15 अगस्त 1947 को भारत में अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। इसके बाद औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त हुआ। हम अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र हो गए। हमारे नेता एवं संविधान निर्माताओं ने ऐसे नए भारत की परिकल्पना की जिसमें कई धर्म, भाषा एवं विभिन्न समाज वर्गों का समावेशन हो गया। उन सभी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने, कानून समानता पर अपने विचार रखने, व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की परिस्थितियां तथा आम जनता की इच्छा आकांक्षाओं के अनुरूप भावी भारत की परिकल्पना की और नवीन भारत में निम्नलिखित बातों की परिकल्पना की गई है। पहले आते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारे देश के संविधान निर्माता एवं नेताओं ने नए भारत के विषय में परिकल्पना की थी कि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, अर्थात भारत आंतरिक एवं बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। इस पर किसी विदेशी शक्ति का प्रभाव नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य, यह कल्पना की गई कि राज्य किसी विशेष धर्म के साथ पक्ष या विपक्ष नहीं करेगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वयं का धर्म पालन की पूरी आजादी होगी। कोई किसी व्यक्ति पर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। नेक्स्ट आते हैं मौलिक स्वतंत्रता। यह परिकल्पना की गई थी कि भारतवासियों को न्यायिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय के समक्ष प्रविष्ट एवं अवसर की समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, श्रद्धा एवं व्यवसाय, समृद्ध होने और कर्म करने के लिए विधि एवं लोक स्तर के अधीन स्वतंत्रता होगी। इकहरी नागरिकता, यह संकल्पना की गई थी कि भारतीय नागरिक को इकहरी नागरिकता और एक नागरिकता प्रदान की जाएगी। प्रायः अन्य संघीय राज्यों में संघ तथा राज्य की अलग अलग नागरिकता होती है। इकहरी न्यायपालिका, भारत में केवल नागरिकता ही नहीं अपितु न्याय व्यवस्था भी इकहरी है।
हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपाली मतलब कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने की व्यवस्था की है। स्त्रियों को समान अधिकार स्वतंत्रता से पहले स्त्रियों को तुच्छ समझा जाता था, अतः हमारे संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना की कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही सामाजिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। इन अधिकारों के प्राप्त होने से स्त्रियों को प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करने का अवसर प्राप्त होगा। पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा, समस्त नागरिकों की समानता से संबंधित परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। उनके लिए संसद में कुछ स्थान सुरक्षित रखे गए। उनकी शिक्षा आदि की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। सरकारी नौकरियों में भी उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए। नेक्स्ट आते हैं वयस्क मताधिकार। स्वाधीनता से पूर्व भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। नए भारत के संदर्भ में वयस्क मताधिकार की परिकल्पना का जन्म हुआ। अतः भारत के नवीन संविधान के अंतर्गत करोड़ों व्यक्तियों, प्रत्येक स्त्री पुरुष जो कि 21 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको मताधिकार प्रदान करने के लिए वयस्क मताधिकार के तहत संयुक्त प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया गया। नेक्स्ट आते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। नव भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उच्च आदर्शों और भावी समाज का चित्र अंकित किया गया है। इसके द्वारा यह घोषणा की गई है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापित किया जाएगा। भारत के लोगों को भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक संभव हो आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु नियोजन पद्धति को अपनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं इस प्रकार नवीन भारत के निर्माताओं ने भावी भारत के संबंध में कतिपय परिकल्पनाओं की हैं तथा उन्हें साकार रूप प्रदान करने का भी प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वाधीन भारत में देशी रियासतों के विलीनीकरण पर एक टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी लिखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय राज्य संगठन पर। राजसी राज्यों के एकीकरण का परीक्षण कीजिए। देशी रियासतों का एकीकरण क्यों आवश्यक हो गया था? इन रियासतों का एकीकरण और विलय किस प्रकार हुआ है, वर्णन कीजिए। अब आता है हमारी देशी रियासतें। पहले आता है हैदराबाद कश्मीर जूनागढ़ रियासतों के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। राज्य देशी राज्यों का एकीकरण सन 1947 के पूर्व भारत में लगभग 600 और ज्यादा देशी रियासतें थीं। माउंटबेटन ने यह स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटेन सत्ता के समाप्त होने और भारत में स्वतंत्र होने पर देशी रियासत भी स्वतंत्र हो जाएंगी। इन्हें भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने की छूट दी गई थी। यदि ये रियासतें पूर्ण स्वतंत्र बनाने का प्रयास करती हैं तो देश विघटित हो जाएगा, इसकी अखंडता और एकता नष्ट हो जाएगी। देश को इस खतरे और विघटन से सरदार पटेल ने बचाया। देशी रियासतों का एकीकरण एवं भारत संघ में विलय 15 अगस्त 1947 के पूर्व एक अस्थायी एवं अंतरिम सरकार गठित की जा चुकी थी। इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। 27 जून 1947 को भारतीय रियासतों की समस्या सुलझाने के लिए तत्कालीन अस्थायी सरकार के अधीन एक राज्य विभाग गठित किया गया और सरदार पटेल इसके प्रमुख बनाए गए। इन्होंने 5 जुलाई 1947 को एक वक्तव्य दिया और जिसमें भारतीय नरेशों से अपील की गई थी कि वे बाह्य नीति यातायात और सुरक्षा संबंधी विषयों को भारतीय सरकार को सौंप दें। शेष विषयों में आंतरिक प्रशासन में वे स्वतंत्र होंगे। ऐसा ना होने पर देश में अराजकता और विघटन हो जाएगा। कुछ बड़े महत्वशाली
भारतीय नरेशों ने भारत मतलब सरदार पटेल स्वयं मिले और उन्होंने भारत संघ में विलय करने की प्रेरणा दी। इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त देशी रियासतों की प्रजा के आंदोलन एवं प्रबल जनमत के कारण इन देश रियासतों को भारत के साथ विलयकरण करना पड़ा। सरदार पटेल ने अपनी नीति से प्रेरणा एवं खुशामत से और कभी आतंक एवं धमकी से भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया। विलय की प्रक्रिया विभिन्न 4 विभिन्न साधनों से भारतीय रियासतें विलय की गई थी। पहले आता है जो बड़े भारतीय राज्य एक दूसरे के समीप थे, उनको परस्पर मिलाकर भारत सरकार के अधीन प्रशासन का एक संघ बनाया गया था, जैसे कि स्वराष्ट्र संघ, मध्य भारत संघ, कोच्चि त्रावणकोर संघ, पटियाला पूर्व पंजाब की रियासतों का संघ और राजस्थान संघ आदि। ऐसे प्रत्येक संघ के लिए उसमें विलय होने वाले राज्यों में सबसे बड़े राज्य के नरेश को राज्य प्रमुख और छोटे नरेश को उप राज्य प्रमुख बनाया गया था। ये भारत सरकार के प्रांतीय राज्यपाल के समान थे। नेक्स्ट आते हैं कुछ छोटे राज्य और रियासतें पड़ोस के बड़े प्रांत में सम्मिलित हो गई थी, जैसे गुजरात के राज्य मुंबई प्रांत में और उड़ीसा की रियासतें उड़ीसा प्रांत में विलय हो गई थी। तीसरा, कुछ अत्यंत छोटे छोटे राज्यों को अर्थात उनके संघों को ब्रिटिश शासन काल में चीफ कमिश्नर के प्रांतों की भांति केंद्रीय सरकार के अधीन रखा गया था, जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, विंध्य प्रदेश, भोपाल आदि। बड़े-बड़े भारतीय राज्यों को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया था और उनके नरेशों को राज प्रमुख के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, जैसे कि मैसूर, हैदराबाद और कश्मीर। प्रमुख आते हैं जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। भारत की एक बड़ी रियासत मैसूर तो शीघ्र ही भारत संघ में सम्मिलित हो गई थी, परंतु स्वराष्ट्र के जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ने समस्त समस्याएं उत्पन्न कर दी। जूनागढ़ का शासक मुस्लिम नवाब था, जबकि बहुसंख्यक प्रजा हिंदू थी। इस नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी। इसका वहां की जनता ने विरोध किया और जब जूनागढ़ रियासत के लोगों ने भारत में विलय करने के लिए अपने मत दिए, तब वह राज्य स्वराष्ट्र संघ में विलय कर लिया गया। इसी प्रकार हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम ने भारत से युद्ध करने की सैनिक तैयारियां कर ली थी। उसे पाकिस्तान से प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा था, पर सरदार पटेल ने पुलिस कार्यवाही के रूप में हैदराबाद राज्य पर सेना से आक्रमण करके उसे आतंकित कर दिया और 3 दिन में ही निजाम ने घुटने टेक दिए। 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद को भी भारतीय संघ में विलीन कर लिया गया। नेक्स्ट आते हैं जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में विलय के लिए वहां की हिंदू शासक राजा हरि सिंह पर दबाव डाला गया। पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इस पर हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता प्राप्त की। भारत ने इस शर्त पर यह सहायता दी कि कश्मीर को भारतीय संघ में विलय कर दिया जाएगा। इस प्रकार लिखित में विलय पत्र प्राप्त करके भारतीय सेना कश्मीर पहुंची और पाकिस्तानी सेना को परास्त करके कश्मीर से खदेड़ दिया। कश्मीर पर हुए इस आक्रमण से कश्मीर की जो भूमि पाकिस्तान के अधीन रह गई थी, वह आज भी पाकिस्तान के पास है। धीरे धीरे भारतीय राज्यों के इन विभिन्न संघों की सीमा में आवश्यक परिवर्तन करके इनको पार्श्ववर्ती प्रांतों में विलय कर लिया गया और बड़े संघों का एक पृथक प्रांत भी बन गया, जैसे राजस्थान का राज्य, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि। देश की इन विभिन्न रियासतों के एकीकरण और विलय का यह जटिल और समस्याग्रस्त कार्य भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने 3 वर्षों में बड़ी सूझबूझ से, दूरदर्शिता और राजनैतिक कुशलता एवं दक्षता से पूर्ण किया था। यह कार्य अधिकांश रूप से अहिंसक ढंग से ही संपन्न किया गया था। नेक्स्ट आते हैं भारत में आर्थिक नियोजन के उद्गम एवं विकास का वर्णन कीजिए।
और स्वतंत्रता के पूर्व भारत में आर्थिक नियोजन के लिए किए गए प्रयत्नों की रूपरेखा दीजिए। यद्यपि भारत में आर्थिक नियोजन का वास्तविक इतिहास 1 मार्च 1950 से योजना आयोग की स्थापना के बाद ही प्रारंभ हुआ था, किंतु इसके पूर्व भी व्यक्तिगत स्तर से आर्थिक नियोजन के संबंध में देश के अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारकों ने आर्थिक चिंतन करना प्रारंभ कर दिया था। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहले आता है स्वतंत्रता से पूर्व इतिहास और दूसरा आता है स्वतंत्रता के पश्चात का इतिहास। स्वतंत्रता से पूर्व आर्थिक नियोजन का इतिहास। स्वतंत्रता से पूर्व केवल कुछ योजना प्रारूप को विभिन्न विद्वानों द्वारा तैयार किया गया था। इसमें से किसी भी योजना को ना तो तात्कालिक सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था और ना ही वहाँ व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता की ओर सर्वप्रथम प्रयास सन 1944 34 के समय हुए थे, जिसमें इंजीनियर और राजनीतिज्ञ सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब हुआ है? 1934 में हुआ है। सन 1934 में उनकी पुस्तक भारत में अभियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया प्रकाशित की गई थी, जिसमें इन्होंने देश में सर्वोपरि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला था। सन 1934 से 35 में भारतीय आर्थिक सम्मेलन में इस पुस्तक में दिए गए सुझाव पर विचार किया गया। इस पुस्तक में श्री विश्वेश्वरैया ने एक 10 वर्षीय योजना का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने यह बतलाया था कि किस प्रकार से आयोजन द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। यद्यपि यह पुस्तक में दिए गए सुझाव समय के अनुकूल थे, किंतु आर्थिक कठिनाई, सांख्यिकी आंकड़ों की अपर्याप्तता एवं विदेशी शासन की उदासीनता, जन असहयोग आदि के कारण इन सुझावों का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1938 में किया गया था। सन 1938 में श्री सुभाष चंद्र बोस ने, जो उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय उद्योग मंत्री का एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि आर्थिक विकास एवं सुरक्षा की दृष्टि से औद्योगिक विकास करना आवश्यक है। इस सम्मेलन के द्वारा भारत की गरीबी एवं बेकारी दूर करने, सुरक्षा मजबूत करने एवं भारत के पुनर्निर्माण के लिए भी योजना बनाने का निश्चय किया गया। इस कार्य को करने के लिए श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजना समिति की स्थापना की गई। द नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। इसकी सचिव प्रोफेसर के.टी. शाह बनाए गए। इस समिति के द्वारा सर्वप्रथम भारत की आर्थिक समस्याओं पर विचार किया गया और भारत वर्ष के विकास के लिए एक समन्वित संतुलित योजना बनाने का प्रयत्न किया गया। इस समिति ने देश के विभिन्न आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने पर विकास योजनाएं प्रस्तुत की। 29 उप समितियों की नियुक्ति की गई, जिनके प्रतिवेदन समय समय पर प्रकाशित किए गए। इनके प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं, जैसे देश के लिए औद्योगिकरण अनिवार्य हो, किंतु लघु और बड़े उद्योगों के संपूर्ण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसी अवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार भी जन्म हुआ था। सहकारी कृषि पर बल दिया जाए ताकि अधिक उत्पादन हो सके। सिंचाई की सुविधाएं विस्तृत की जाएं, जिससे कि भू संरक्षण के उपाय अपनाए जाएं। ग्रामीणों को ऋण संबंधी सुविधाएं दी जाएं और अल्पकालिक ऋणों की व्यवस्था की जाए। और 10 वर्षों में भारतीय नागरिक के जीवन स्तर को दोगुना कर दिया जाए।
द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ होने से और कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने से राष्ट्रीय आयोजना समिति के सुझाव केवल सुझाव ही रह गए और क्रियान्वित नहीं किए जा सके। द्वितीय महायुद्ध के कारण देश की आर्थिक समस्याओं में और अधिक परिवर्तन हुए, नई-नई समस्याएं उत्पन्न हो गईं, अतः पुनः एक बार व्यापारियों, राजनीतिज्ञ एवं अन्य लोगों का ध्यान इधर आकर्षित किया। सन 1941 में सर रामास्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में एक युद्ध उपरांत पुनर्निर्माण समिति की स्थापना की गई। युद्ध उपरांत पुनर्निर्माण की योजना बनाने के लिए की गई थी। इस समिति की नियुक्ति के थोड़े ही दिन के बाद सन 1944 में भारत के आर्थिक विकास के लिए एक योजना कुछ भारतीय उद्योगपतियों ने स्वीकार की। यह मुंबई योजना या बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। यह योजना भारत के आर्थिक विकास के लिए एक सुव्यवस्थित योजना थी। बम्बई योजना के 3 माह पश्चात अप्रैल 1944 में एक 10 वर्षीय योजना भी एम.एन. रॉय के द्वारा घोषित की गई थी। इन्होंने यह जन योजना या पीपल प्लान की संज्ञा दी। यह मुंबई योजना से भिन्न थी। इसमें समाजवादी सिद्धांत के लक्षणों का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया था। इस योजना में कृषि एवं उपभोक्ता समान उत्पादन उद्योग के विकास पर अधिक जोर दिया गया था और भूमि के राष्ट्रीयकरण का सुझाव भी दिया गया था। उपरोक्त दोनों योजनाओं से भिन्न श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा सन 1944 में ही गांधीवादी योजना का निर्माण किया गया। यह योजना गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित थी। कृषि ग्रामीण योजना एवं छोटे मध्यम क्षेत्रों में उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया गया था। युद्धोपरांत जनमत के दबाव के कारण भारत सरकार ने जुलाई 1944 में देश के पुनर्निर्माण कार्य हेतु योजना बनाने के लिए सर आर्देशिर दलाल को नियुक्त किया। इनकी अध्यक्षता में एक योजना विभाग की स्थापना की गई। इनके द्वारा विकास के लिए कई दीर्घकालिक, अल्पकालिक योजनाएं तैयार की गईं। सन 1945 में ही मुंबई योजना के निर्माताओं ने अपना दूसरा प्रतिवेदन प्रकाशित किया। देश के अन्य अर्थशास्त्री जैसे कि डॉक्टर पी.एस. लोकनायक, प्रोफेसर के.टी. शाह, प्रोफेसर बाड़िया तथा प्रोफेसर मर्चेंट आदि के द्वारा भी नियोजित विकास के समन्वय में योजनाएं प्रकाशित की गईं। इस प्रकार संपूर्ण राष्ट्र में योजनाओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। लोग स्वतंत्रता प्राप्त करने और नियोजित विकास प्रारंभ करने के लिए अत्यंत इच्छुक थे। भाग्यवश अगस्त सन 1946 में अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत को सर्वप्रभुत्व संपन्न स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके शीघ्र बाद ही 1948 को औद्योगिक नीति की घोषणा करके सरकार ने भविष्य के विकास के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति स्पष्ट कर दी। राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति का आश्वासन भी दिया। नेक्स्ट आते हैं निष्कर्ष। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व संपूर्ण योजना केवल कागजी योजना रह गई थी। इससे कोई व्यवहारिक लाभ देश को नहीं प्राप्त हुआ था, परंतु यह स्पष्ट है कि इस योजना ने ही स्वतंत्र भारत की आर्थिक योजना का शिलान्यास किया था। आज का आर्थिक नियोजन इन्हीं बुनियादों पर खड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता पश्चात आर्थिक नियोजन का इतिहास। स्वतंत्रता के बाद जो आर्थिक नियोजन किए गए वो 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन की दासता से मुक्त हुआ। स्वतंत्रता पश्चात हमारी राष्ट्रीय सरकार का ध्यान आर्थिक विकास की कोई योजना बनाने से पहले आर्थिक नीति के निर्धारण की ओर अग्रसर हुआ। सन 1948 में
सरकार ने प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की। यह नीति देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था का शुभारंभ थी। औद्योगिक नीति में सरकार ने निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्रों को पृथक-पृथक भूमिका को निश्चित कर दिया। 1951 में औद्योगिक विकास नियमन अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य देश में नियोजन द्वारा उद्योगों का विकास एवं नियमन करना था। मार्च 1950 को देश में योजना आयोग की स्थापना कर दी गई और 1 अप्रैल 1951 में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। तब से लेकर अब तक आर्थिक नियोजन में 67 वर्षों के इतिहास में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्व की जा चुकी हैं। भारत में योजना आयोग की कार्यवाहियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में योजना आयोग के कार्य की विवेचना कीजिए। भारत में योजना आयोग के कार्य की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इसकी कार्यप्रणाली को अधिक सक्षम बनाने के लिए आय पुनर्गठन संबंधी क्या सुझाव दिए गए थे वो बताइए। भारतीय योजना आयोग भारत में नियोजन तंत्र की सर्वोच्च संस्था भारतीय योजना आयोग है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इस योजना का प्रमुख कार्य योजनाओं का निर्माण करना है तथा तत्संबंधी सलाह देना है। इस प्रकार यह आयोग एक सलाहकार संस्थान के रूप में कार्य करता है। योजना संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार के हाथों में है। योजना आयोग के कार्य, योजनाओं का निर्माण करना। योजना आयोग का सबसे प्रमुख कार्य देश के साधनों में संतुलित विकास एवं अधिकतम उपयोग के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना है और उस योजना को सरकार के समक्ष पेश करना है। नेक्स्ट आता है प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। देश के प्रति आर्थिक विकास के लिए प्रत्येक योजना में प्राथमिकता के क्रम का निर्धारण करना है। इस क्रम में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। फिर आता है प्रगति का मूल्यांकन। योजना की प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना भी योजना आयोग का प्रमुख कार्य है। बाधक तत्वों का बताना बाधक तत्वों को बताना। योजना आयोग आर्थिक विकास में बाधक तत्वों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता है तथा उन परिस्थितियों का निर्माण करता है जो आर्थिक विकास में सहायक होती हैं। नेक्स्ट आता है उपरोक्त मशीनरी की प्रवृत्ति। उपयुक्त मशीनरी की प्रवृत्ति आयोग द्वारा विभिन्न अवस्थाओं को क्रियान्वित करने के लिए देश में एक उपयुक्त मशीनरी पद्धति का निर्धारण किया जाएगा। सुझाव देना। समय समय पर सरकारों को योजना आयोग कई महत्वपूर्ण सुझाव देता है। अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकारों को सहयोग प्रदान कराता है। नेक्स्ट आता है साधनों का पूर्वानुमान लगाना और आवंटन करना। देश में उपलब्ध साधनों का पूर्व अनुमान लगाता है, कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामान का आवंटन करता है और योजना आयोग का एक ये महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट आता है योजना आयोग का संगठन। योजना आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक मंत्री और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक मंत्री होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। आयोग की स्थापना से यह निश्चित कर दिया गया था कि इसका संगठन सरकारी विभागों से भिन्न रहेगा, मतलब ये सरकारी विभागों से भिन्न है। प्रशासन समन्वय विभाग अचर सचिवों के अंतर्गत कार्य करेगा और यह प्रमुख कार्यों का संगठन 6 विभागों के द्वारा ही किया जाएगा और 6 विभाग होंगे। पहले आते हैं साधन आर्थिक सर्वेक्षण विभाग, दूसरा खाद्य एवं कृषि विभाग, तीसरा उद्योग व्यापार एवं परिवहन विभाग, चौथा रोजगार एवं प्राकृतिक साधन विभाग, वित्त विभाग, विकास एवं प्राकृतिक साधन विभाग। योजना आयोग की स्थापना के समय
ही यह तय कर दिया गया था कि इस संगठन को सरकारी विभाग से भिन्न रहेगा। योजना आयोग का प्रशासक और समन्वय विभाग अपर सचिवों के अंतर्गत कार्य करेगा। अचर शासक रहेंगे इसके अंदर, मतलब सचिव रहेंगे। वर्तमान में योजना आयोग 2 समन्वयकारी विभाग, कार्यक्रम प्रशासन विभाग और योजना समन्वय विभाग, 6 सामान्य विभाग जिसमें आर्थिक विभाग, दीर्घकालिक योजना विभाग, श्रम रोजगार अनुसंधान विभाग, 10 विषय विभाग जैसे कि कृषि विभाग, सिंचाई शक्ति विभाग, भूमि सुधार विभाग, उद्योग खनिज विभाग, ग्रामीण लघु उद्योग विभाग, परिवहन एवं संचार विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह निर्माण विभाग और समाज सेवा विभाग, और 2 विशिष्ट विकास के कार्यक्रमों से संबंधित विभाग जैसे कि ग्रामीण विभाग और जन सहयोग विभाग में विभक्त होगा। इस प्रकार योजना आयोग कुल 20 विभागों में विभक्त है। योजना आयोग संबंधी कुछ अन्य अभिकरण भी हैं जैसे कि कार्यक्रम मूल्यांकन, संगठन, अनुसंधान, क्रियान्वयन कमेटी, योजना की परियोजनाओं पर कमेटी आदि। समय समय पर आकस्मिक एवं स्थायी सलाहकार कमेटी भी नियुक्त की जाएगी। 15 से 20 सदस्यों की एक राष्ट्रीय योजना परिषद स्थापित की जाएगी। राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र सरकार द्वारा स्थापित योजना आयोग तथा राज्य के योजना विभाग के बीच संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से अगस्त 1992 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। इसकी सदस्यता प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्यों को प्राप्त होती है। परिषद की रिपोर्ट के आधार पर ही योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम प्रतिवेदन तैयार करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य 3 होते हैं। पहले, राष्ट्रीय योजना की कार्यविधि की सामयिक समीक्षा करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक आर्थिक नीतियों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना में निर्दिष्ट उद्देश्य और लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक सुझाव देना। योजना आयोग की आलोचनाएं। यह भारतीय योजना आयोग की कार्य पद्धति की निम्न आधार पर आलोचना की जाती है। पहली आती है, योजना आयोग एक स्वतंत्र संस्थान नहीं है। योजना आयोग जितनी महत्वपूर्ण संस्थान है उतनी ही स्वतंत्रता पूर्वक यह काम नहीं करती। यदि योजना आयोग एक सलाहकार तथा स्वतंत्र संस्थान है तब आयोग के मंत्रियों की सदस्यता का अन्य सदस्यों की क्या आवश्यकता। यह पद्धति दोषपूर्ण है और आयोग के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करने वाली है। योजना आयोग की महत्वपूर्ण संस्था में भी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री अध्यक्ष सदस्य होते हैं, इसलिए विकास संबंधी निर्णयों पर इन व्यक्तियों के विचार एवं आदर्शों का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। इन विभिन्न निर्णयों में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल तकनीकी होती हैं। इसके संबंध में निर्णय केवल दक्ष व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है, किया जाना ठीक है। इसलिए आयोग के लिए उचित यही होगा कि उच्च कोटि की सदस्यता दक्ष व्यक्तियों को दी जाए, किंतु अध्यक्ष पर प्रधानमंत्री को ही दिया जाता है, जो अध्यक्ष का पद होता है। अतः उस उच्च पद पर किसी अन्य व्यक्ति को आने का अवसर भी नहीं होता। आयोग की बैठक में आयोजन मंत्री एवं वित्त मंत्री बराबर भाग लेते हैं। अतः योजना आयोग को इन मंत्रालयों के कार्य में स्वतंत्रता नहीं रहती। नेक्स्ट आते हैं, योजना आयोग के बहुत से सदस्य किसी प्रकार का तकनीकी ज्ञान नहीं रखते। आयोग यह भी देखा गया है कि बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो किसी भी विशेष प्रकार की तकनीकी ज्ञान नहीं रखते। वास्तव में सदस्य ऐसे होने चाहिए जो किसी क्षेत्र में दक्ष हों, तकनीकी ज्ञान रखते हों, और अन्यथा सदस्यता व्यर्थ होगी।
अवकाश प्राप्त राजनीतिज्ञों को भी सदस्य बनाना ठीक नहीं रहेगा। राजनीतिक एवं मंत्रियों की सदस्यता का अन्य व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वे योजना आयोग के कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक संपन्न नहीं कर पाते। कृषि, शक्ति एवं आवागमन आदि के क्षेत्र राज्य सरकार के क्षेत्र में आते हैं, अतः केंद्र सरकार के मंत्रियों की उपस्थिति व्यर्थ है। इससे केवल आयोग का व्यय और अधिक बढ़ जाता है और काम भी ठीक से नहीं हो पाता। नेक्स्ट आते हैं योजना आयोग के कार्यों में लाल फीताशाही की भरमार। सरकारी विभागों में सरकारी विभागों के समान ही इसमें पदाधिकारी एवं विभागों की भरमार होती है। फलस्वरूप फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल और एक कमरे से दूसरे कमरे के चक्कर लगाती रहती है। इसमें लाल फीताशाही को जन्म मिलता है। योजना आयोग के लिए यह परिपाटी ठीक नहीं है। यह एक ऐसी संस्थान है जिसे काम शीघ्र करना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण की रूपरेखा तैयार करना इसका उत्तरदायित्व होता है, अतः कामों में देरी लाना अत्यंत ही हानिकारक है। नेक्स्ट आता है सदस्यों की नियुक्ति में देरी एवं राजकीय योजनाओं की सपुर्दगी में देरी एवं साधारण बातों पर मतभेद। आयोग का राष्ट्रीय योजनाओं और विकास में बहुत अधिक महत्व होता है, अतः इसका काम बराबर बिना किसी भी बाध्य के या बाधा के चलते रहना चाहिए। किंतु कई बार देखा गया है कि किसी सदस्य को आयोग छोड़ देने के बाद उसके स्थान पर दूसरे सदस्य की नियुक्ति करने में बहुत अधिक समय लगा लेता है। इससे आयोग के कार्य में बाधा होती है। अनुदान समिति में भी इस संबंध पर चर्चा की जा चुकी है। बहुत से अवसर पर देखा गया है कि राज्यों के द्वारा अपनी योजनाएं बहुत देरी से दी जाती हैं, अतः इन पर पूर्ण रूपेण विचार नहीं हो पाता। आगे चलकर कठिनाई होती है। कई बार साधारण बातों के बाद विवादों में मतभेद हो जाते हैं और निर्णय पर पहुंचने में बहुत देर लग जाती है। वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पर संस्था में से ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए। वे चाहते हैं विभिन्न विभागों में सहयोग या समन्वय का अभाव। योजना आयोग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभाग शाखाएं कार्य करती हैं, परंतु इनकी संख्या अधिक होने से आपस में विकेंद्रीकरण, संगठन, समन्वय और सहयोग का अभाव पाया जाता है, जिससे कार्य संचालन कुशलता पूर्वक और मितव्ययिता से नहीं होता। योजना आयोग योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन में समन्वय का अभाव। आयोग एक सलाहकार संस्थान है, अतः यह केवल योजना निर्माण करती है, जबकि योजना का क्रियान्वयन सरकार के हाथों में होता है। अतः अलग अलग कार्य विभाजन से योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में समन्वय नहीं हो पाता, अतः लक्ष्य एवं उपलब्धियों में भी काफी अंतर हो जाता है। यही कारण है कि भारतीय योजनाएं निर्माण की दृष्टि से सफल हैं, परंतु क्रियान्वयन की दृष्टि से असफल रहती हैं। लक्ष्य एवं उपलब्धियों में अंतराल इसका परिचायक है। योजनाओं के क्रियान्वयन पहलू की उपेक्षा। भारतीय नियोजन तंत्र का एक सबसे बड़ा दोष यह है कि योजनाओं के निर्माण पक्ष पर तो पर्याप्त ध्यान दिया जाता है और इन योजनाओं को अतिशीघ्र कुशलता पूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता। परिणामतः लक्ष्य एवं उपलब्धियों में काफी अंतर रहता है। व्यय में भारी कम वृद्धि। योजना आयोग में व्यय में भारी वृद्धि होती है, जिसमें देश में आर्थिक वित्तीय साधनों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से सफेद हाथी की संज्ञा दी जाती है। सफेद हाथी की संज्ञा इसको दी जाती है। नेक्स्ट आता है भारतीय योजना तंत्र में सुधार के सुझाव। स्वतंत्र संस्थान है।
योजना आयोग को एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि उसे राजनीतिक दल एवं सरकार के दोषों से पृथक रखा जाए। दूसरा, क्रियान्वयन का विचार। योजना निर्माण के समय समय योजना आयोग को योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आता है निष्पक्ष प्रतिनिधित्व। योजना के निर्माण में सभी संस्थान और वर्गों को निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आयोग के संगठन एवं रूप में परिवर्तन। योजना आयोग के रूप में इस ढंग से परिवर्तन किया जाना चाहिए और इसकी कार्यप्रणाली सरल हो सके तथा कार्य क्षमता बढ़ सके। नेक्स्ट आती है चकबंदी। अधिकांश राज्यों में विशेष रूप से बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के समान क्षेत्रों में चकबंदी के लिए कानून बनाए गए हैं। लगभग 4.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि की चकबंदी हो चुकी है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पूर्व उत्तर प्रदेश में चकबंदी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट आता है सहकारी कृषि। कृषि व्यवस्था में सुधार लाने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी सहकारी कृषि के सिद्धांतों को नागपुर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था। इससे खेतों के उपविभाजन तथा अपखंडन की समस्या का हल होगा और वित्तीय एवं विपणन की समस्याओं को भी दूर करने में निश्चय किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्वाधीन भारत की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 1948 से 1956 की औद्योगिक नीति पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। 1956 या 1950 होगा ये, है ना। औद्योगिक नीति का आशय। औद्योगिक नीति से आशय सरकार द्वारा घोषित ऐसी औपचारिकता से होता है जिसके द्वारा सरकार उद्योगों के प्रति अपनाई जाने वाली सामान्य नीति की घोषणा करती है। यह एक व्यापक विषय है। इसके अंतर्गत वे सभी सिद्धांत, नीति और नियम आ जाते हैं जो औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। विशेष रूप से इस नीति के अंतर्गत सरकार भविष्य में उद्योगों की स्थापना, प्रबंध एवं विकास के संबंध से अपनी नीति प्रकट करती है। किसी देश विदेश की औद्योगिक नीति उस देश में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक परिस्थितियां एवं विकास का स्तर, संसाधनों की मात्रा एवं राजकीय दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। औद्योगिक नीति की पृष्ठभूमि। प्रत्येक देश के औद्योगिक विकास के लिए सुनिश्चित, सुनियोजित और प्रेरणादायक औद्योगिक नीति आवश्यक होती है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत में गिने औद्योगिक उपभोक्ता उद्योग जैसे कि सूती वस्त्र, चीनी, जूट, कागज उद्योग ही स्थापित हो सके थे। अन्य उद्योग, विशेष रूप से लोहा, इस्पात जैसे उद्योगों के लिए इन्हें आधारभूत उद्योग माना जाता है, देश विदेश पर ही निर्भर थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस कमी का अनुभव किया गया और सन 1916 में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने भारत में औद्योगिक विकास के अनेक सुझाव दिए, किंतु तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। सन 1921 में सर इब्राहिम रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में प्रशुल्क आयोग का गठन किया गया, जिसने विवेचनात्मक संरक्षण के सुझाव दिए। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के साथ उद्योग की कमी का अनुभव किया गया। युद्ध काल में सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्योगों की स्थापना की गई। 1944 में योजना एवं पुनर्निर्माण विभाग की स्थापना इस संबंध में एक कठोर प्रयास थी, जिसमें देश में प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ण उपयोग, राष्ट्र की संप्रदा में वृद्धि, बेकारी की समाप्ति एवं देश की सुरक्षा आदि पर विशेष ध्यान दिया गया था। सन 1946 में श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में आयोजन सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई।
सन 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। स्वतंत्र भारत ने अपनी औद्योगिक नीति बनाई। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948। भारत सरकार ने सर्वप्रथम 6 अप्रैल 1948 को अपनी प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की, जो आज तक हमारी औद्योगिक नीति का आधार बनी हुई है। औद्योगिक प्रशिक्षण, खोज, अन्वेषण के क्षेत्र में तथा उद्योगों के लिए आवश्यक साज सामान जुटाने और सुविधाओं के लिए प्रत्येक सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनेक प्रकार से उद्योगों की सहायता कर सकती है। इसके द्वारा बचत, विनियोग एवं पूंजी निर्माण का वातावरण देश में उत्पन्न होता है। सरकार की कर नीति, ऋण एवं शाख की समस्याएं हल हो जाती हैं। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति इन औद्योगिक नीति के द्वारा होती है। इस नीति में औद्योगिकों का वर्गीकरण किया गया है। उद्योगों का पहले आता है वर्ग आ, मतलब वर्ग आ या ए। इसमें सैनिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों की स्थापना की बात कही गई है, तथा जिसके अंतर्गत सैनिक साज सामान का निर्माण, अणु शक्ति, रेल, तार, डाक, यातायात, यह उद्योग केवल सरकारी स्वामित्व में स्थापित किए जाएंगे। इनकी स्थापना और विकास का दायित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार के अधिकार में ही होगा। नेक्स्ट आता है वर्ग ब। इसके अंतर्गत उद्योग लोहा, इस्पात, कोयला, वायुयान निर्माण, खनिज तेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, बेतार के उपकरणों का निर्माण जैसे बुनियादी उद्योग रखे जाते हैं। इसके विकास और भावी निर्माण का दायित्व सरकार का होता है, किंतु निजी क्षेत्र में चलने वाले इन उद्योगों को 10 वर्ष तक राष्ट्रीयकृत नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीयकृत करने पर इनकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। फिर आता है वर्ग शा या वर्ग सी। इसमें राष्ट्रीय महत्व के आधारभूत उद्योगों को इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। इन्हें वर्ग बा शामिल नहीं किया गया है। इसमें नियमित और नियंत्रण पर सरकार विशेष ध्यान देती है। अब आता है वर्ग डी या वर्ग दा। इस वर्ग में निजी एवं सहकारी क्षेत्र में स्थापित उद्योग होंगे, जिनका निर्देशन तो सरकार करेगी, परंतु संचालन और स्वामित्व निजी क्षेत्र का होता है। वे अपने विकास और उत्पादन के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करेंगे। स्पष्ट है कि इस मिश्रित व्यवस्था की कार्य सीमाएं इस नीति द्वारा निश्चित कर दी गई हैं। इसका उद्देश्य देश के पूंजीगत ढांचे को एकदम विघटित न करने का था। धीरे धीरे पूंजी और तकनीक की उपलब्धि के साथ साथ देश का औद्योगिक विकास करने का निर्णय किया गया। धीरे निर्णय किया गया। लघु एवं कुटीर उद्योग के विषय में पृथक रूप से विशेष व्यवस्था की गई है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तर पर विशेष संस्थानों के निर्माण पर बल दिया गया है। इन उद्योगों के संगठन हेतु सहकारिता के सिद्धांत पर बल दिया गया है। औद्योगिक नीति में श्रमिक हितों को संरक्षित रखने पर भी विशेष बल दिया गया, विशेष ध्यान दिया गया है, और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के कार्य पर भी जोर दिया गया है। विदेशी पूंजी के महत्व को भी निजी के स्थान देकर उनके महत्व को स्वीकार करते हुए उसे आकर्षित करने के उपाय पर बल दिया गया है। किसी विदेशी पूंजी निवेशित कंपनी के राष्ट्रीयकरण पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। सरकारी स्तर पर देशी एवं विदेशी पूंजी के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। विदेशी सहायता से स्थापित उद्योगों में भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण को स्थान देना आवश्यक होगा, जिससे भारतीय श्रम एवं टेक्नीशियन को प्रशिक्षित मिल सके। देश में बचत तथा पूंजी निर्माण का वातावरण बनाने के लिए कर नीति में भी परिवर्तन तथा उद्योगों को प्रतियोगिता से बचाने के लिए अनुकूल प्रशुल्क नीति बनाने पर भी नीति पर बल दिया जाएगा।
पिछले कुछ वर्षों में यह विभाग समायोपयोगी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का तेजी को तेज कर रहा है एवं विभिन्न क्षेत्र एवं विभागों के कार्यों में क्रियान्वयन लाने एवं मूल तथा व्यवहारिक अनुसंधान करने वाले शैक्षणिक तथ्य एवं अन्य अनुसंधान संस्थानों को सहयोग देने की दिशा में निरंतर प्रयास करता रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन योजनाएं वर्तमान में चली आ रही 2 प्रोत्साहन योजनाएं सामान्य अनुसंधान योजना एवं विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद को मिलाकर एक अनुसंधान और विकास तंत्र बना दिया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग में उभरते एवं प्रमुख क्षेत्रों में बहुविभागीय क्षेत्रों को मिलाकर अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। दूसरा, संस्थानों की वर्तमान अनुसंधान क्षमताओं को ध्यान में रखकर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के उपयुक्त क्षेत्रों में समान अनुसंधान क्षमताओं को प्रोत्साहन देना। प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण तथा उद्योगों की उन्नति तथा कुशलता में सुधार लाना है। विशेषकर लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग क्षेत्रों में उपयोग में ला सकने वाले प्रौद्योगिकी कुशलता का आधुनिक शिक्षा, सभ्यता और भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए तैयार की गई नई भारत की रिपोर्ट में प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में भारत की क्षमता के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी गई है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी क्षमता उच्च स्तर की है। जब भी इस क्षेत्र को कोई स्पष्ट काम सौंपा गया है और उसे आवश्यक सुविधाएं और धन उपलब्ध हुआ है, तो इसने अपना काम पूरा कर दिखाया है। लेकिन जहां लाभार्थी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है, सहयोग नहीं दिया है और वहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यवस्था का काम अधूरा रहा है। लेकिन यह सब है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की क्षमता अभी नहीं बन पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें हम भारत की स्वतंत्रता की विदेश नीति की व्याख्या करेंगे और 1947 से 1964 तक की विदेश नीति की समीक्षा करेंगे। नेहरू कालीन विदेश नीति पर निबंध लिखना है। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता के साथ अचानक नहीं उपजी, वरन इसका क्रांतिक विकास हुआ है। भारत की विदेशी नीति का विकास राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही हो गया था तथा इस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, कांग्रेस विदेशी नीति के प्रवर्तक रहे हैं। जब नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उस समय भी इन्होंने भारत की विदेश नीति का निर्धारण एवं संचालन किया था। 1947 से 1964 तक नेहरू जी भारत के भाग्य विधाता रहे हैं। 1960 तक भारत की विदेश नीति अत्यधिक सफलता के साथ चलती रही। प्रसिद्ध पत्रकार फ्रैंक मेरियर ने लिखा है कि इस काल को भारत की विदेश नीति का स्वर्णिम कहा जाता है, परंतु 1962 में चीन के द्वारा युद्ध किया गया और इसमें क्या हुआ था, भारत असफल रहा था, है ना, भारत की पराजय हुई थी। इस आक्रमण में भारत की पराजय होने के कारण पत्रकार दुर्गादास जी ने लिखा था कि चीन के आक्रमण ने लोगों को कठिन सफलता का आभास करा दिया है और नेहरू जी एक कल्पना लोक में रह रहे थे। इतना सब होते हुए भी 1947 से 1964 तक की अवधि में नेहरू जी की विदेश नीति काफी महत्वपूर्ण रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के सिद्धांत एवं उद्देश्य। पंडित नेहरू जी की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत एवं उद्देश्य इस प्रकार है। पहला आता है गत्यात्मक एवं गतिशील तटस्थता एवं असंलग्नता की नीति। इसमें क्या है, गत्यात्मक, गतिशील तटस्थता एवं असंलग्नता। विदेश नीति के इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीनेट में भाषण दिया था। भारत द्वारा तटस्थता की नीति अपनाने का मतलब सड़क के बीच में मार्ग नहीं है। जो सड़क के बीच का मार्ग होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तटस्थ नीति बना ली, मतलब हम सड़क के बीच में एक अलग से रास्ता बना रहे हैं, नहीं। अपितु संसार में जब भी जहां भी स्वतंत्रता को खतरा होगा, न्याय को धमकियां दी जाएंगी या किसी कमजोर राष्ट्र पर बलशाली राष्ट्र द्वारा आक्रमण किया जाएगा, तब
ना हम तटस्थ होंगे और ना ही रहेंगे। डॉक्टर अप्पादोराम के द्वारा इस विदेश नीति का अर्थ है कि भारत अपने आप को पूर्व से किसी गुट में सम्मिलित कर अपनी स्वतंत्रता दशा को खोना नहीं चाहता था। कृष्ण मेनन ने कहा है कि हम युद्ध नीति के क्षेत्र में तटस्थ ना होकर शीत युद्ध के क्षेत्र में तटस्थ होंगे। मतलब युद्ध में हम अलग नहीं खड़े रहेंगे, बल्कि जब शीत युद्ध होगा तब हम अलग खड़े रहेंगे, किसी से साथ नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आता है शक्तिपूर्ण सह अस्तित्व। शक्तिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत विश्व शांति में आस्था रखते थे। नेहरू अथवा भारत की विदेश नीति का यह अत्यंत ही उल्लेखनीय सिद्धांत है, विश्व शांति में आस्था। इस सिद्धांत में 2 अक्टूबर 1960 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ में बोलते हुए नेहरू जी ने कहा था, शांति के बिना हमारे सभी स्वप्न मिट्टी में मिल जाते हैं, अतः हमें संसार में युद्ध के खतरे को और कारण को मिटा देना चाहिए। नेक्स्ट आता है पंचशील का सिद्धांत। पंचशील नेहरू जी की भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत का उपयोग 2500 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके अनुसार इन्होंने अपने अनुयायियों को 5 व्रत का पालन करने को कहा था। नेहरू जी ने भी कालांतर में इन्हीं सिद्धांतों को अपनी विदेश नीति में अपनाकर राष्ट्र को पारस्परिक संबंधों में बांधने की कोशिश की थी, जो कि इस प्रकार है इनके 5 सिद्धांत। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे को एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेगा। कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण या उनकी सीमाओं को अतिक्रमण नहीं करेगा। हर राष्ट्र किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे और परस्पर हित में सहयोग भी करेंगे। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास रखेंगे। जियो और जीने दो के सिद्धांत पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यदि सभी राष्ट्र इन सिद्धांतों को मान्यता दे दें तो विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इससे हम नैतिक शक्ति मिलेगी और उसके बल पर ही हम अन्याय और आक्रमण का प्रतिकार कर सकते हैं। यद्यपि नेहरू जी के इस सिद्धांत का विरोध भी हुआ था, फिर भी विदेश नीति के क्षेत्र में इनका अपना पृथक महत्व था। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी मान्यता दी गई थी। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध। भारत शताब्दियों तक साम्राज्यवाद और उपनिवेशकों की ताकतों का शिकंजा रहा है, इसलिए उसने इस दर्द को करीब से देखा है और भोगा था। अतः जब वह आज़ाद हुआ तो अपनी औपनिवेश नीति के अनुसार उसने ऐसे पीड़ित राष्ट्रों को अपना खुला समर्थन देकर साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी ताकतों का विरोध किया तथा मलाया, इंडो चाइना के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में स्वतंत्रता हेतु समर्थन दिया। इस संबंध में भारत की भूमिका को स्वीकारते हुए मिस्र के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति थे नासिर नासिम ने कहा था कि छोटे देशों की स्वतंत्रता की ओर भारत ने जो भूमिका निभाई है वह भारतीय उपनिवेश विरोधी नीति का प्रमाण है। नेक्स्ट आती है रंगभेद एवं प्रजाति भेदभाव का विरोध। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति में काले गोरे प्रजातीय भेदभाव को मिटाने के लिए भी स्थान दिया था। इनके तहत पश्चिमी राज्यों द्वारा एशिया, अफ्रीका के अनेक देशों में अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने हेतु यह नीति अपनाई रखी थी। नेहरू जी पर जो नीति पर चलते हुए इंदिरा गांधी ने सन 1968 तक संयुक्त राष्ट्र सभा में कहा था कि जब तक अफ्रीका, अंगोला, मोजाम्बिक और पुर्तगाल के चीनी लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक हमारी स्वतंत्रता अधूरी मानी जाएगी। 1986 में भारत में रंगभेद की नीति के विरोध ही राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार भी किया गया था। यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका संधि नेल्सन मंडेला ने जेल से छूटने के बाद
1991 में सर्वप्रथम भारत की यात्रा की और भारत को मुक्त कंठ से धन्यवाद किया था। नेक्स्ट आती है विश्व शांति हेतु प्रयास। भारत सदियों से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और जीने दो और जियो जियो देने दो के सिद्धांत में विश्वास करता है। इनकी बृहद दृष्टि समान मान्यता की रही है। अतः आजादी के बाद भी नेहरू जी अपनी विदेश नीतियों में विश्व शांति की नीति को स्थान दिया है। 25 अगस्त 1954 को भी पाटीदार ने कहा था कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को संकट में डालने वाले कोई युद्ध न हो। नेहरू जी ने भी शांति की घोषणा करते हुए कहा था कि हमारी पहली नीति होगी भीषण आपत्ति प्राप्त होते हुए भी रोकना, ऐसी स्थिति पैदा ही ना हो जाए, इस पर ध्यान देना। इन्होंने कहा था कि हम ये क्या करना है, सबसे पहले रोकना, युद्ध लड़ना नहीं, न जीतना, वो जो बात अलग है, लेकिन पहले हमें क्या करना है, उसको रोकने की कोशिश करनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास भारत की विदेश नीति का एक अत्यंत उल्लेखनीय सिद्धांत है। विश्व में शांति और अमल हेतु संयुक्त राज्य में विश्वास व्यक्त करना। इस पर श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हम शांति चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि हम शांति से विश्व और मानव जाति की प्रगति आवश्यक मानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें आक्रमण और अन्य बुराइयों का सामना करना है, पर उनके समक्ष समर्पण नहीं। नेक्स्ट आता है निशक्तिकरण में विश्वास। का निशस्त्रीकरण कर दो। भारत का यह विश्वास था कि विश्व शांति स्थापना हेतु विश्व में चली आ रही शस्त्र प्रतियोगिता को समाप्त किया जाना चाहिए। अणु शक्ति का प्रयोग मानव जाति को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए किया जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा ही निशस्त्रीकरण हेतु प्रयास किए हैं। भारत के प्रयास से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में विश्व में परमाणु शस्त्रों के शांतिपूर्ण प्रयोग के संबंध में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। पूर्ण वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त हेतु भी भारत में परमाणु बम नहीं बनाया गया। विश्व को विनाश से बचाने के लिए ही उसने सदैव निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास किए हैं। समीक्षा भारत ने अपनी विदेश नीति के मूल सिद्धांतों को आदर्श से प्रेरित की होकर अपनाया है। वास्तव में भारत की सांस्कृतिक विरासत की विशेषता ही सह-अस्तित्व और शांति रही है। स्वयं भारत ने भी इन नीतियों के अनुरूप व्यवहार किया है। संक्षिप्त में भारत की विदेश नीति शांति, सहयोग, सद्भावना, राष्ट्र के मध्य समानता के आकार पर मैत्री, साम्राज्यवाद के विरोधी, रंगभेदी विरोधी, राष्ट्र की स्वतंत्रता की पक्षधार की नीति है। यह पवित्र साधनों द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के इच्छुक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असंलग्नता या गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? भारत द्वारा असंलग्नता की नीति अपनाए जाने के कारण का वर्णन कीजिए और राष्ट्रीय हित की पूर्ति में यह नीति कहाँ तक सफल रही है, वर्णन कीजिए। असंलग्नता गुट निरपेक्ष का अर्थ। गुट निरपेक्षता का सरल अर्थ है विभिन्न शक्ति गुटों में से तटस्थता, अलग रहकर अपने स्वतंत्र निर्णय, नीति, राष्ट्रीय हित के अनुसार ही न्याय का समर्थन देना। इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय मामले से तटस्थता नहीं। गुट निरपेक्षता विश्व घटनाओं के प्रति उदासीन नहीं रहते, बल्कि ऐसी रचनात्मक नीति बनाते हैं या अपनाते हैं जो विश्व शांति बनाए रखने में सहायक हो। कृष्ण मेनन के शब्दों में गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि प्रत्येक देश शासन स्वतंत्र रूप से करता है, किसी समूह या गुट या गठबंधन के अंग के रूप में नहीं। गुट निरपेक्षता या असंलग्नता की धारणा के प्रतिपादन का श्रेय भारत के राष्ट्रपति नेहरू जी को है। गुट निरपेक्षता की नीति को सर्वप्रथम भारत ने स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया। बाद में इसमें
नव स्वाधीन राष्ट्र शामिल होते गए। यह नीति बाद में इंडोनेशिया, मिस्र एवं यूगोस्लाविया में भी विकसित हुई थी। नेक्स्ट आते हैं भारत द्वारा असंलग्नता की नीति अपनाए जाने के कारण। किसी भी देश की विदेश नीति केवल सिद्धांत और आदर्श के आधार पर ही निर्धारित नहीं की जाती। विदेश नीति का निर्धारण करते समय अनेक बातों को दृष्टिगत रखना होता है। इसमें राष्ट्रीय हित प्रमुख होते हैं। भारत द्वारा असंलग्नता की नीति अपनाने के अनेक कारण रहे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहले आती है आर्थिक परिस्थितियां। आजादी के उपरांत भारत की दशा बहुत शोचनीय थी, क्योंकि भारत का वर्षों से आर्थिक शोषण विदेशियों द्वारा हो रहा था। अतः भारत का प्रमुख उद्देश्य अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना था। इसी कारण से भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के संबंध में यह सोचा कि भारत यदि शांतिपूर्ण अपने निर्णय कार्यों में लग जाएगा तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। इसी कारण से उसने असंलग्नता की नीति को अपनाया। नेक्स्ट आती है विदेशी सहयोग एवं सहायता प्राप्ति हेतु। स्वतंत्रता के बाद भारत को अपार विदेशी आर्थिक सहयोग एवं सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। भारत को अपनी बहुमुखी प्रगति करना आवश्यक थी। यदि भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो उससे केवल एक ही गुट से निश्चित मात्रा में सहायता प्राप्त होती और दूसरे गुट के सहयोग से वंचित रह जाता। इसी स्थिति में उसने पश्चिमी देशों और पूर्वी देशों से सहयोग प्राप्त करने हेतु असंलग्नता की नीति को अपनाई। इसी नीति के कारण उसे पश्चिम राष्ट्रों से जहां आर्थिक सहयोग प्राप्त हो रहा था, वहीं उसे रूस से तकनीकी सहयोग भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता रहा। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता पूर्ण निर्णय प्रकट करने हेतु। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही भारतीय नेताओं ने यह निर्णय किया कि भारत किसी भी देश की विदेश नीति नहीं अपनाएगा, बल्कि एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा और अपने असंलग्नता की नीति को अपनाए रखेगा। प्रायः यह देखा गया है कि जब कोई देश किसी देश के गुट में संलग्न हो जाता है तो उसे उसी देश के इशारे पर चलना पड़ता है। यदि भारत किसी गुट विशेष में सम्मिलित होता है तो उसे उसी गुट के विशेष के देशों के संकेतों पर चलना पड़ेगा, और अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो उसे आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं होगा या आर्थिक सहयोग मिलना बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति बदतर हो जाएगी। अतः भारत ने अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति, जिसे हम असंलग्नता की नीति कहते हैं, किसी विशेष गुट से सम्मिलित ना होने की नीति कहते हैं, अपनाई। इस नीति से भारत को किसी एक गुट से सहयोग पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ा और उसे दोनों गुटों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ। नेक्स्ट आते हैं भौगोलिक स्थिति। यद्यपि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात पश्चिमी राष्ट्र से संबंध रहे हैं, अतः इसका प्रभाव भी भारत पर पड़ता रहा है, परंतु सोवियत संघ तथा चीन प्राचीन विरोधी थे तथा वे भारतीय सीमा के निकट थे। अतः भौगोलिक स्थिति ने भारत को असंलग्नता की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया। नेक्स्ट आते हैं विश्व का आदर प्राप्त करने हेतु। भारत विश्व में विशेष आदर प्राप्त करना चाहता था। इसका विश्वास था कि यदि भारत विश्व के दोनों गुटों के बीच मध्यस्थता का कार्य करेगा तो उसे विश्व में आदर के भाव या दृष्टि से देखा जाएगा। अतः भारत को इसी विश्वास के आधार पर अपने अवसरों पर आदर की दृष्टि से देखा गया है, अनेक अवसरों पर। नेक्स्ट आता है भारत में शांति बनाए रखना। भारत की ऐसी धारणा थी कि इस संलग्नता की नीति के माध्यम से ही विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है, अतः वह शांति स्थापना हेतु कार्य करेगा। विश्व में युद्ध कहीं भी हो, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक देश पर कम ज्यादा अवश्य पड़ता है। इसलिए भारत विश्व अशांति का प्रभाव अपने पर नहीं देखना चाहता था। भारत ने अपना हित दृष्टिकोणगत रखते हुए
अपने देश और विश्व शांति को की स्थापना के उद्देश्य से असंलग्नता की नीति को अपनाया। तृतीय विश्व युद्ध को रोकने हेतु भारत ने आजादी से पूर्व दो महायुद्ध देखे थे, अतः इन महायुद्धों का विश्व पर प्रभाव भी देखा था। अतः वह पुनः इस प्रकार के महायुद्ध का तांडव विश्व में देखना नहीं चाहता था। विंस्टन रसेल ने कहा है कि अगर तीसरा महायुद्ध लड़ा गया तो चौथा महायुद्ध पत्थरों और लाठियों से लड़ना होगा। स्पष्ट है कि भारत नहीं चाहता था कि विश्व ऐसे भयानक दौर से गुजरे। अतः भारत ने असंलग्नता की नीति को अपनाया और वह विचार किया कि विश्व के अन्य देश अपनी उसकी नीति को देखें, अवश्य उससे प्रभावित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में शांति की स्थापना में मदद मिलेगी। पाकिस्तान का पश्चिम गुट में शामिल होना। पाकिस्तान पश्चिमी गुटों में सम्मिलित हो चुका था तथा पाकिस्तान प्रारंभ से ही भारत के साथ शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहा था। अतः भारत पश्चिमी गुट में रहकर कार्य नहीं कर सकता था। परंतु भारत पश्चिमी गुट में रहकर कार्य नहीं कर सकता था क्योंकि पाकिस्तान अवश्य ही अड़ंगे की नीति अपनाता, वह उसमें सफल नहीं होने देता। यदि भारत साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो जाता तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य इसी आधार पर शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता, जो भारत की इच्छा के विरुद्ध था। इसलिए भी भारत ने आज तक लगन तक नहीं दिया कि भारत किसी के साथ नहीं मिलेगा, भैया हम अकेले रहेंगे। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत का विचार था कि यदि भारत विश्व में शांति संतुलन बनाए रखना चाहता है तथा विश्व में शांति चाहता है तो वह असंलग्नता की नीति पर चलकर ही इन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि भारत अन्य राष्ट्रों को भी असंलग्नता की नीति अपनाने हेतु आकर्षित कर सकता था तथा उसने अनेक देशों को आकर्षित किया भी। यही नहीं कि आज विश्व में गुट निरपेक्ष देशों की संख्या 100 हो गई है। भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में असंलग्नता की नीति की सफलता बतानी है। भारत असंलग्नता की नीति भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में सक्षम रही है। इस बात का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं से देखा जा सकता है। भारतीय सीमाओं की सुरक्षा। यदि हम भारतीय विदेशी नीति के क्रियान्वयन काल में चीन पराजय को छोड़ दें तो यह स्पष्ट होता है कि भारतीय असंलग्नता की नीति भारतीय सीमांत की सुरक्षा में सफल रही है। 1965 तथा 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय तथा भारत का दक्षिणी एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरना इसी असंलग्नता की नीति के चलते हुआ है। मई जून 1999 में कारगिल क्षेत्र को पाकिस्तान घुसपैठियों से मुक्त कराया। भारत ने अपनी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी की थी। नेक्स्ट आते हैं विदेशों से खाद्यान्न सहायता। स्वतंत्रता के पश्चात हरित क्रांति के बीच की अवधि में भारत ने अनेक दुर्भिक्ष देखे हैं। इस समय यह आवश्यक हो गया था कि विदेश से खाद्यान्न आवश्यकता प्राप्त की जाए ताकि जनता की भूख से प्राण से रक्षा की जाए। दुर्भिक्षों के कठिन वर्षों में भी भारत को पर्याप्त रूप से विदेशों से खाद्यान्न की सहायता प्राप्त होती रही और भारतीय विदेशी नीति की सफलता हुई। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विदेशी सहायता की प्राप्ति। भारतीय विदेश नीति आर्थिक हितों की पूर्ति करने में सफल रही थी। स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था। भारत को अपनी आर्थिक स्थिति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में से ही आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता था। पश्चिमी राष्ट्र एवं सोवियत सहायता से देश में भारी उद्योगों की स्थापना की गई, जिसने देश में आर्थिक विकास को आधार प्रदान किया। यह भारतीय गुट निरपेक्ष नीति की सफलता थी। नेक्स्ट आते हैं भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति। देश के विकास एवं उसे गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि भारत वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टि से
समर्थ राष्ट्र बने। गुट निरपेक्षता की नीति के तहत ही भारत ने पश्चिमी एवं सोवियत संघ दोनों खेमों के राष्ट्र से तकनीकी सहायता प्राप्त की। भारत ने अमेरिकी दबाव को अस्वीकार करते हुए परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यदि भारत पश्चिमी गुट की नीति में सम्मिलित हो जाता तो उसे दबाव में आकर इस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़ते। असंलग्नता की नीति के तहत ही भारत ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किए और परमाणु विस्फोट की जानकारी रखने वाला वह विश्व का छठा राष्ट्र बन गया। विगत वर्षों में भारत अंतरिक्ष में अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने में भी सफल रहा है। वह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जानने वाले देश की पंक्ति में सम्मिलित हो गया है। उसने नाग, पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों का सफल परीक्षण भी किया है। भारत ने अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का भी निर्माण किया है। भारत की वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति अनेक राष्ट्रों के लिए विस्मय का कारण भी थी। यह उन्नति जो कि राष्ट्र हित की दृष्टि से अत्यावश्यक थी, भारत ने असंलग्नता की नीति के चलते ही प्राप्त की है। कृषि एवं औद्योगिक विकास के माध्यम से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर। हरित क्रांति के बाद से देश में अनाज का पर्याप्त भंडार रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने आवश्यकता पड़ने पर अन्य राष्ट्रों को विगत वर्षों में खाद्यान्न का निर्यात भी किया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के सत्ता में आने के पश्चात जो आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई, उससे देश में विदेशी पूंजी निवेश को काफी बढ़ावा मिला। देश के कदम विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहे थे। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि भारत असंलग्नता या गुट निरपेक्षता की नीति भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में सफल रही है। नेक्स्ट आता है हिंदू महिला कोड बिल अधिनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हिंदू महिला कोड बिल अधिनियम 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्त्री उद्धार की दिशा में अनेक महान विचारक और संगठनों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंत्री इसमें कुछ है: राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानडे, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू जैसे समाज सुधारक विभिन्न संघ संगठन द्वारा महिला सुधार हेतु प्रयास किए गए हैं। इनके प्रयासों से ही स्त्री उद्धार हेतु ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश शासन काल में एवं उनके पश्चात स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुए हैं। कई सुधार अधिनियम भी पास किए गए हैं इन सुधारकों के कारण। वैसे ही 1833 में राजा राम मोहन राय की मांग पर ही विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मांग पर ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह विधिवत पारित किया गया था। 1860 में एज ऑफ कंसेंट एज ऑफ कंसेंट जो बिल है वह पास किया गया था। 1860 में एज ऑफ कंसेंट बिल पास किया गया था। विवाह की उम्र को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। 1866 में 14 वर्ष विवाह की आयु कर दी गई। 1917 में मद्रास में महिला समिति एवं 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ, जिसमें महिला शिक्षा पर जोर दिया गया। 1952 में दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसमें स्त्रियों की शिक्षा के साथ स्त्री उत्पीड़न के प्रति भी जागरूकता पैदा की गई। विश्वविद्यालय महिला संघ, भारतीय ईसाई महिला मंडल, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संघ एवं कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट आदि स्त्री संगठनों ने महिलाओं की दशा सुधारने हेतु कठोर एवं कठिन प्रयास किए हैं। 1874 में वैवाहिक महिला संपत्ति अधिनियम 1929 में इनके सुधार हेतु महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए कठोर एवं
कठिन प्रयास किए गए महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा देने के लिए 1943 में कारखानों में काम करने के लिए महिलाओं के हितों की रक्षार्थ कानून बनाए गए। 1952 में हिंदू विवाह तलाक अधिनियम, 1954 में विशेष विवाह अधिनियम पारित करके महिलाओं की दशा में सुधार किया गया। इससे पूर्व शारदा एक्ट द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष करके बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात 1955 में हिंदू विवाह तलाक अधिनियम के द्वारा 15 वर्ष कर दी गई थी आयु, जिसके ना पालन करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया था। 1954 में हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षक अधिनियम तथा हिंदू दत्तक एवं मेंटेनेंस अधिनियम बनाया गया, जिसके बाद 1961 में दहेज विरोधक अधिनियम 7 के साथ अनेक उप अधिनियम कानून विधि विधान के साथ समय समय पर स्वाधीनता के बाद सतत स्त्री उद्धार के प्रयास किए गए। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा एवं राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं पर पुनर्जागरण ने भी स्त्री उद्धार के अनेक प्रयास किए हैं। आज लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है। वजह है कि आज नारी अबला से सबला हो गई है। सबला नारी हाथ तेरी यह कहानी, खुली पीठ है आंखों में पश्चिम का पानी। बिपिन चंद्रपाल के अनुसार महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए न सिर्फ मानवतावादी दृष्टिकोण है, बल्कि इसमें पूरे समाज सुधारकों ने व्यापक दृष्टिपरक नीति है। अर्थात इस देश में महिला उपेक्षित और पीड़ित ही इस देश समाज सभ्यता के क्षेत्र में कभी भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सका है। उत्पीड़ित एवं पीड़ित ही इस सभ्यता के क्षेत्र में अभी भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सका है। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए है तो प्लीज आप हमारे लिए